हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे बेटा इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी से वीडियो में, जहां मैं क्लास 9th का एक जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है परमाणु एवं अणु, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है परमाणु क्या होता है। भाई देखो, परमाणु से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें तो जान ली, पर एक्चुअल में परमाणु क्या है इसके बारे में जानना भी तो बनता है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में, इस पार्ट में मैं आपको परमाणु क्या होता है इसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ बेटा हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th तक में किसी भी क्लास में, बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और जितनी भी चीज़ें हमारे चैनल पर होती हैं बेटा वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। और बाकी सब अरेंज फॉर्मेट में हमारे चैनल में तो होता ही है। अब बेटा आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ और मैं जो आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन सब के नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से बेटा आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। यदि आप में से वे स्टूडेंट्स जो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भैया आप इंग्लिश मीडियम चैनल पर जाकर केजी से लेकर क्लास 12 तक की सबकी क्लासेस है, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि भाई परमाणु क्या है, क्या लगता है परमाणु क्या होते हैं? एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यहाँ पता है इस वाली स्लाइड में एक छोटी सी कहानी दी है कि क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? अब वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटी छोटी बहुत सारी ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिलकर बनी होती है। इन दीवारों में कमरा एवं कई कमरों के समूह से इमारत बनी होती है। बिल्कुल उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाम्बे की रचनात्मक इकाई क्या होती है? और यह रेत का छोटा सा कण होता है, यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई भी क्या होती है? परमाणु। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यह रेत का छोटा सा कण होता है, ये तो इन्होंने बोला है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भैया जो इमारत होती है, एक इमारत बनती है, इमारत की दीवार बनते देखी होगी ना? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? हाँ, देखिए ये बहुत छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनता है और ब्रिक्स जो है वो कई चीजों से मिलकर बनती हैं, तो उसकी भी तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। तो हम किसी भी चीज की बात कर लेते हैं बेटा, किसी भी चीज की, पदार्थ या इकाई की। जैसे एक बात बताओ, सजीवों की अगर हम हमारी बात करें, एनिमल्स की बात करें, अदर है ना, जीव जंतुओं की, या फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, या फिर हम बात कर लेते हैं भाई जैसे 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 मुंह में नाम ही नहीं आ रहा, जलीय जीव हो गए, या फिर हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की, तो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? तो अगर हम हमारी बात करें या प्लांट्स की, सभी सजीव बेटा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उनकी स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है? कोशिका। वैसे ही निर्जीवों में बात आती है ठोस द्रव्य या गैस की, किसी भी चीज की, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्या होती है? तो भैया वो होती है क्या? परमाणु। तो एक ब्रिक्स का, दीवार का या इमारत का एग्जाम्पल देखिए यहाँ समझाने की कोशिश की है। रेत का एक छोटा सा कण यहाँ पर बताया गया है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु के बारे में जानते हैं। पहली बात तो परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो इसमें ये चीज तो सबसे पहले ऐड करना कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, है ना। क्या ऐड करोगे बेटा कि परमाणु कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। क्लियर? ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाती है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है बेटा, ध्यान रखना। हमने क्या जाना? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। आपको स्कूल में खड़ा करेंगे और पूछेंगे बताओ बेटा परमाणु के बारे में क्या जानते हो, फिर तुम क्या बोलोगे? कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल सकते हो? ये किसी भी वस्तु
जिसकी हम कल्पना या तुलना भी नहीं कर सकते, से भी बहुत छोटे होते हैं, तभी तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत छोटे होते हैं तभी तो ये बेटा क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है ना। किसी भी पदार्थ की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, यानी कि बेटा ये सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। और परमाणु त्रिज्या में अगर मापने की बात आती है तो इसको नैनोमीटर में मापा जाता है ना। अब हमने क्या देखा, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर किसके बराबर होता है, सो ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, समझे कि नहीं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, है ना। ये पावर में 9 है, ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ पे से ऐसे ही लिख लो तो ज्यादा अच्छा होगा भाई, 10 सीधे -9 ही लिख दोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देख लिया कि भैया परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, 10⁻⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। अब आते हैं सापेक्ष आकार की तरफ, जहां पर बेटा क्या होता है, त्रिज्या मीटर में है और ये क्या है, उदाहरण है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मे भी बेटा आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, आने को तो हो सकता है इससे ही पूछ ले। तो भाई 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण है, ये इसकी त्रिज्या है मीटर में। हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 होती है। भैया जल के अणु की कितनी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे 10⁻9। बेटा हीमोग्लोबिन अणु की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, सो ये एक वर्णक होता है। हमारे ब्लड में, आरबीसी में हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा, रेड होता है। किसके कारण होता है, इस वर्णक पिगमेंट के कारण ही होता है। और इसी के साथ आरबीसी में ही इसके ब्लड के कलर को देखा जाता है। ब्लड का कलर रेड जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी में ही देखा जाता है। 10⁻⁻8 ये क्या है भाई, त्रिज्या है, किसकी है, सो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की है। 10⁻4 रेत के कण की है। 10⁻3 चींटी के है। और इसी के साथ सेब की बात करते हैं, सो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻1। ये एक सापेक्ष आकार है ना। तो अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये भी याद करना है, बिल्कुल करना है। हाइड्रोजन परमाणु जल का अणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु है यानी बेटा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो जाएगा, रेत का कण हो जाएगा, पार्टिकल होगा, चींटी सेब, इन सब की कहानी होती है। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्या सोचें, हम इसके बारे में क्यों सोचे, तो हम इसके बारे में बेटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। जैसे ये पूरी शरीर किससे बनी है, कोशिकाओं से, वैसे ही भाई पूरा विश्व किससे मिलकर बना है बेटा, परमाणुओं से। ओके, अब चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे वहां विद्यमान है, बिल्कुल सही बोला है। तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव भी पड़ता है, हर एक एक्टिविटी पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों यानी बड़ा प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में इस इमेज को यूज किया गया था, ठीक है। तो परमाणु जो होते हैं भाई, पूरा विश्व जो है वो एक्चुअल में परमाणुओं से ही मिलकर बना है। क्योंकि आप नोटिस करो, आपके आसपास की चीजें या तो सॉलिड, ये सॉलिड नहीं बोलेंगे, ठोस के रूप में होगी, या तो बेटा द्रव के रूप में होगी, या फिर गैस के रूप में होगी। तीन ही रूप में होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगी, है ना। ठोस, द्रव या गैस, एक ही तो बात हुई भाई। तो ये तीन ही रूप में होगी, है कि नहीं है। तो बात कुछ ऐसी है, जैसे मेरे सामने कैमरा है भाई, तो ये भी किससे, एटम से ही मिलकर बना होगा, परमाणु से ही मिलकर बना होगा, है ना। ऐसे आसपास जितनी भी चीजें होंगी वो सब। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है, ये रहे। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह बेटा ये आपके सामने, बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। और क्या होता था कि पहले सभी परमाणुओं के, सभी जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक जो है अलग थे। तो सुनो,
डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे, प्रथम वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, स्पेसिफिक में किया था, है ना, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में बेटा किया था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। चलो, बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता था। ये जो आपके सामने है ये डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक है, उसके सिंबल्स हैं। ये उसके क्या है बेटा, प्रतीक चिन्ह है, उनके सिंबल्स है ना, प्रतीक चिन्ह है। एक्चुअली में हाइड्रोजन का ये है भाई, है ना, ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है। जो हम ऑक्सीजन आज ऐसे लिख देते हैं, कार्बन ऐसे लिख देते हैं, तो सुनो ये इसका चिन्ह है, पहले ऐसा लिखा जाता था, डाल्टन ने बताया। ये फास्फोरस का है ना, ये सल्फर का है, ये आयरन का है, ये कॉपर का है, ये सीसा का है, लेड सीसा का है, ये सिल्वर का है, ये गोल्ड का है बेटा। किसका है ये? सो ये गोल्ड का है, ठीक है। ये प्लेटिना का है और ये पारा का है, मरकरी जिसे हम बोलते हैं, है ना, ये उसका है। सो अब क्या हुआ, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर संकेत करता था, अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को ही, ऑब्वियसली एक परमाणु को प्रदर्शित करेगा ना, एक एटम को ही शो करेगा। अब बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के बेटा एक या दो अक्षरों से क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां से वो सबसे पहले पाए गए थे। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, है ना, सुनते चलेंगे बेटा। जैसे कॉपर किससे निकला, तो भैया ये साइप्रस से निकला। एक्चुअली में बर्जेलियस ने, देखो फिर से मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं रटवा रही हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि जॉन डाल्टन जी ने हमें ये चीज पूरी बताई, ये सिंबल्स दिए। बर्जेलियस ने हमें क्या बोला, प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति जो इन्होंने की भैया वो उन स्थानों के नामों से की जहां से ये सबसे पहले लिए गए थे। सो स्थानों के नाम पर उन एलिमेंट का नाम रखा। जैसे कॉपर कैसे आया भैया, साइप्रस के नाम से, साइप्रस से ही व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से ले लिया गया, जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है भैया, पीला होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। आपने IUPAC का तो नाम सुना ही होगा। अरे भैया आपने IUPAC का तो नाम सुना ही होगा। सो इंटरनेशनल बेटा यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। एक बार IUPAC ने अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया या स्वीकार कर लिया तो वो मान्य है ना। IUPAC ने इसे स्वीकार कर लिया तो वो मान्य है। कई बार बेटा क्या होता है, IUPAC का, है ना, IUPAC का क्या आ जाता है, फुल फॉर्म आ जाता है। सो इंटरनेशनल, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एंड U स्टैंड्स फॉर यूनियन, और वहीं पर P बोले तो क्या होगा, प्योर, इंटरनेशनल प्योर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, फुल फॉर्म। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर के बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा सदैव बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, दूसरा कुछ है नहीं तो सीधे कैपिटल। एल्यूमिनियम AL है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, नहीं, ये ऐसा लिखा जाएगा। कोबाल्ट लिखा है बेटा यहाँ पर, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसे नहीं लिखाएगा बल्कि ऐसे लिखाएगा, समझे। वहीं अगर हम क्या बोलेंगे भैया, CO2 बोलेंगे तो ये ऐसा लिखाएगा क्योंकि कार्बन अलग है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, अलग है, इनके आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने हुए हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा अक्षर और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिया जाता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही अलग चीजें ना, इसलिए दोनों कैपिटल में आएंगी, लेकिन इनमें पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा क्योंकि ये एक ही है और ये अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन
अलग है, समझे। अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, Cl हो जाएगा, जिंक हो गया, Zn हो जाएगा। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए आयरन है भाई, लोहा, इसका प्रतीक क्या है, Fe है, जो उसके लैटिन शब्द फेरम से उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हो। तो हमने जाना स्थान के आधार पर, अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा स्मॉल, इसके आधार पर, है ना, और किसके आधार पर बेटा, तो हमने देखा भाषा के आधार पर क्या किया गया था, इनके संकेत चिन्हों को प्रदर्शित किया गया था, बताया गया था, है ना। और क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na और पोटेशियम का कैपिटल क्या होता है, एक सिंगल कैपिटल क्या होता है। नाइट्रियम तथा केलियम से भी उत्पन्न हुए हैं, है ना भैया, ये नाइट्रियम कह रहे हैं, नेट्रियम से ये उत्पन्न हुआ है और केलियम से क्या उत्पन्न हुआ है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। बेटा ये बिल्कुल सच है, हर एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, सभी एक एलिमेंट जितने भी बेटा क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इन सभी का क्या है, एक अलग से प्रतीक चिन्ह है। इन सभी का क्या है बेटा, अलग से प्रतीक चिन्ह है। क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर हमें हाइड्रोजन लिखना हो, सो पूरा हाइड्रोजन थोड़ी लिखेंगे भाई, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। कहीं पर एल्यूमिनियम लिखना है, पूरा एल्यूमिनियम नहीं, उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। कार्बन तो केवल कार्बन, ऑक्सीजन, समझ रहे हो, हीलियम, तो हम इन सब का क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह ही लिखेंगे। लेकिन 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह निकल कर कैसे आए, कैसे इनका यही चिन्ह है, समझे। तो नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, ये हमने जाना। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए आपको सारणी दी गई है, इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, अभी आएंगे। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः इन प्रतीक चिन्हों को निर्मित करना सीख जाएंगे। अब ये सारणी बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक क्या है। तो टोटल तत्व कितने हैं भाई, 118 है, और 118 तत्वों की अगर बात करें, सबके प्रतीक चिन्ह कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबके प्रतीक चिन्ह कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। प्रतीक चिन्हों को अगर हम लेकर जाएं, किसको, इन प्रतीक चिन्हों को अगर हम लेकर जाएं, तो हमारे साइंटिस्ट ने, डाल्टन ने हमें कुछ इस तरह से प्रतीक चिन्ह दिए, बर्जीलियस जी आए, उन्होंने अलग अलग चीजों के आधार पर हमें क्या दिए, प्रतीक चिन्ह दिए, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हमें याद करना है किसका कौन सा चिन्ह होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 118 आपको याद करने की आवश्यकता क्लास 9th में तो नहीं है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे, 10th में भी इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यस, जब आप कहाँ जाएंगे बेटा, क्लास 11th में जाते हैं, 12th में PCM अगर आप लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे से याद करना होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर अच्छे से सब कुछ छापना होगा। सो हमने क्या देखा, याद करना है, और क्या क्या देखेंगे, हम याद करेंगे इसको। वहां सब कुछ क्या है, एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स, ये भी, और उनके सामने उसके प्रतीक चिन्ह। मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से जब तक आप मैसेज तो क्या अभी लाइव तो होने रिकॉर्डेड ही देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है कि यस मैम हमें याद हो गया। अभी तो शुरुआत नहीं की, अभी मत करके बैठ जाना बेटा। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का ध्यान रखते हैं, है ना। और बेटा आप एक काम कर सकते हो कि आप 5-5 करके याद रखो। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल एंड सेकंड कैसा होगा चंगू मंगू, स्मॉल होगा। फर्स्ट वर्ड कैसा होगा भैया, कैपिटल, सेकंड होगा स्मॉल। ऑर्गन गैस होती है, फर्स्ट हमारा कैपिटल, सेकंड हमारा स्मॉल। बेरियम Ba हो जाएगा, बोरोन कैपिटल B हो जाएगा, ब्रोमीन कैपिटल B एंड स्मॉल r। सब में एक चीज तो कॉमन मिलने वाली है, और वो ये है कि सभी का अगर वहां पर 2 अल्फाबेट है ना, तो पहला हमेशा क्या होगा भैया, कैपिटल ही होगा। कोई भी वो चीज जो कोई एक, अगर हम चिन्ह की बात करें, है ना, तो अगर वो 2 अल्फाबेट से मिलकर बना है तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल ही होना चाहिए। ये रूल है, ये नियम है। तभी तो हमने देखा भैया एल्यूमिनियम Al हो जाएगा, ऑर्गन Ar हो जाएगा, फिर बेटा बेरियम Ba हो जाएगा, बोरोन कैपिटल B हो जाएगा,
ब्रोमीन Br होगा, कैपिटल B और R। तो हमने क्या देखा, AA वाले मैंने आपको दो बताया, एल्यूमिनियम ऑर्गन गैस, एल्यूमिनियम ऑर्गन। हमने B वाले तीन देखे भाई, बेरियम देखा, बोरोन देखा और ब्रोमीन देखा। बेरियम में हमने Ba, फिर बोरोन कैपिटल B और सबसे लास्ट में ब्रोमीन Br आ गए, है ना। कैल्शियम की बात करें हम, सी वाले तो है, फिर भी कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca होता है। क्या होता है बेटा, Ca, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड क्या है स्मॉल। कार्बन का कैपिटल C है, क्लोरीन का कैपिटल C और L है, और कोबाल्ट का CO हो जाएगा लेकिन O स्मॉल होगा। कॉपर का Cu हो जाएगा, ये तो ध्यान रखना। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको कार्बन याद होगा, जहां तक मुझे लगता है कैल्शियम याद होगा, क्लोरीन याद होगा, कोबाल्ट भी याद होगा और कॉपर भी याद होगा। तो एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, है ना। इसी के साथ क्या था, ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम हमारा क्या होगा Br। फिर हमने क्या देखा था, तो बोरोन हमारा कैपिटल B है और ब्रोमीन हमारा क्या होगा, Br हो जाएगा। अब वही बात आती है कैल्शियम, तो ये Ca है बेटा, और वही बात आती है कार्बन, कैपिटल C है वो, क्लोरीन Cl होगा और कोबाल्ट हमारा क्या हो जाएगा, Co हो जाएगा। कॉपर तो हमारा Cu है ही। सब में देखो फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड सेकंड वाला हमेशा आपको क्या मिल रहा है, स्मॉल, ठीक है। फ्लोरीन की बात करते हैं बेटा, ये कैपिटल F होता है, F वाला एक ही है, याद रखना कैपिटल F। इसमें स्वर्ण गोल्ड की Au होगा, है ना। हाइड्रोजन कैपिटल H, आयोडीन कैपिटल I, है ना। आयरन Fe, ये भी याद होगा। सीसा, लेड, सीसा, है ना, Pb हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकेंड है स्मॉल। मैग्नीशियम Mg होगा, नियॉन Ne होगा। नाइट्रोजन कैपिटल N है, ऑक्सीजन कैपिटल O है, पोटेशियम कैपिटल K है। सिलिकॉन Si है, चांदी सिल्वर Ag है, सोडियम Na है, सल्फर S है, यूरेनियम U है, जिंक Zn है। ये वो प्रतीक चिन्ह है जो नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही उड़ते हुए आएंगे हमारे पास, जब हमें केमिकल रिएक्शंस करनी होगी। और फिर मैं नेक्स्ट ईयर आपसे बोलूंगी कि बेटा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ईयर मैं आपसे बोलूंगी कि ये मैंने पढ़ाया था ना तुमको क्लास 9th में, इसीलिए कहते हैं क्लास 9 अच्छे से पढ़नी थी। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए 9 तो पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, तो इसी के आधार पर ये सारे प्रतीक चिन्ह हमें याद करने हैं। सो कुछ ही तत्वों के प्रतीक बताए हैं यहाँ पर। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, तत्व 118, या कुछ ही है आपके सामने। तो आप 5-5 करके भी याद कर सकते हो, पूरे नहीं कर पा रहे हो 5-5 करके। और डेली आप अपने दोस्त को भी पूछो कि बता भाई इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, बता भाई इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, समझ रहे हो। तो इन सब के प्रतीक चिन्ह अगर 5-5 करके भी याद करो तो काम हो जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई एटॉमिक मास की तरफ, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अंग्रेजी में से हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान जो कि ये कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सबसे विशिष्ट संकल्पना की बात करते हैं, वो परमाणु द्रव्यमान की ही थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता बेटा। एक स्थिर अनुपात का नियम हमने जो जाना था, वहां पर जो रेशो फिक्स था, याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको H2O के बारे में बताया था ना कि भैया इनका अनुपात क्या होगा, फिक्स। हमने देखा था भाई इनका अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। लेकिन मैम ये 1:8 कैसे होगा, तो हमने जाना कि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन के मैम 2 एटम है और यहाँ पर जो है 1 एटम है, तो फिर मैम इनके बीच का रेशो 1:8 कैसे हुआ। क्योंकि बेटा बात कुछ इस प्रकार से थी कि जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है, 1 होता है। और बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 है ना। और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। सो ये 2 और ये 16, और अगर इनके बीच में हम रेशो निकालेंगे तो ये 1:8 फिक्स ही है ना। अरे भाई फिक्स ही तो है, जो ये होना चाहिए वो फिक्स ही है। तो डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। मतलब डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात का नियम दिया, स्थिर अनुपात का जो नियम दिया,
है ना, उसको इतने अच्छे से भली भांति समझाया गया कि वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिक ने क्या किया, इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर ये अग्रसर हुए, आगे बढ़े। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन का द्वारा निर्मित है। बिल्कुल सही बोला है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। CO बोले तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बेटा इसको मत समझना, ये कोबाल्ट है और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, दोनों क्या है, कैपिटल है, और इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल था, तो ये प्रतीक चिन्ह है कोबाल्ट का, अभी हमने पढ़ा। और ये क्या है, दोनों अलग अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, आपस में मिलकर इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाया। मतलब ये इसका आपस में मिलकर क्या बने, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, जो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, मिक्सअप है, मिलकर बने उससे। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से ही क्या होगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निर्मित होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कार्बन अपने 4/3 या हम ऐसा बोल सकते हैं 4/3 टाइम्स, या फिर भैया 4/3 या 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। फिर से सुनो, हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो कार्बन होता है वो अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान, ज्यादा मास वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है, मिलता है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। फिर से सुन लेना कान खोल के, जिस चीज को हाईलाइट किया है मैंने, कि मान लीजिए बेटा हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को EMU के द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल इसका भैया IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC ने इसको क्या कर दिया, सर्टिफाइड। उन्होंने बोल दिया है कि भैया आपको AMU नहीं लिखना, क्या करना है, स्मॉल u लगाना है इसकी इकाई के रूप में, जो कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना ज्यादा इजी था। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों के भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। पहला, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। एंड 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को भाई ज्ञात ही करने के लिए, परमाणु द्रव्यमान बोले तो भैया एटॉमिक मास, अभी आगे आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना नहीं भी है। 1961 में भाई परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 बेटा समस्थानिक यानी आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के, है ना, 1/12वें भाग को 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं, और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, उसके पास कोई मानक जो है वो भार ही नहीं है। वे एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान जो है भैया वो 12 इकाई है, 12 यूनिट है, तो 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। अब मुझे एक बात बताओ, भाई तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है फिर तो, तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, फिर इसका एक टुकड़ा देखा।
अब तरबूज ए तरबूज, बी 12 टुकड़े, सी तरबूज का 1/12वां भाग। ये क्या है भाई, ये इसके 12 टुकड़े हुए और ये इसका एक पार्ट, यानी ये इसका 1/12वां भाग। और डी की अगर बात करते हैं, तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तोल सकता है, तो वो कुछ ऐसे तोल सकता है। तो हमने देखा एक तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान जो है वो तरबूज के टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचने का काम करता है या बेचता है। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, इसके आधार पर हमें समझ में आ गया। एक पूरा तरबूज, उसके 12 टुकड़े, फिर उसका एक पार्ट, सो उसका ये 1/12वां भाग होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम आगे की तरफ, और ये है हमारे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, होल्ड कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, होल्ड कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ये, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ये कट पिट सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैथ्स का कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमेशा एक ही लेकर चलेंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कार्बन का ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो कार्बन का कितना है बेटा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का बेटा 40। फिर से सुनो, हमने क्या देखा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि भैया इसका जो एटॉमिक मास है बेटा, इसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है भैया, वो 1 होगा। कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है, और कैल्शियम कितना हो जाएगा बेटा, वो 40 होगा। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, चलो अब इसे हम जानते हैं। बस ये फिनिश पे ये आएगा और फिर ये हमारा फिनिश। ठीक है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। बिल्कुल सही बोला है मैम, ये आयन्स क्या होते हैं, अरे भाई जानेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर कह रही हूँ, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आयन्स क्या होते हैं, ये धन आयन क्या होता है, ऋण आयन क्या होता है, ये हम जानेंगे। सो ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। द्रव्य बोले तो बेटा पदार्थ, जो ठोस द्रव्य गैस किसी भी रूप में होता है, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और हम छू भी सकते हैं। किसी किसी को केवल देख सकते हैं, किसी को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सारी चीजें है ना। तो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट भी इसमें आया है ना। तो सुनो सुनो सुनो, हमने क्या जाना बेटा कि परमाणु क्या होता है। पहली बात तो ये है ना, कुछ इस एग्जाम्पल से हमने रेत का एक छोटे कण से कैसे एक बड़ी इमारत बनते देखा। परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसकी जो त्रिज्या का मात्रक होता है, इसे मापा किसमें जाता है, नैनोमीटर में। इसका सापेक्ष आकार हमने जान लिया है ना। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं वो हमने जान लिए, और इसे अलग अलग रूप में डाल्टन ने, बर्जीलियस ने क्या क्या बोला वो हमने देखा। फिर हमने कुछ तत्वों के प्रतीक याद किए है ना, सारे नहीं, 118 नहीं, लेकिन कुछ के तो याद किए, वो आपके सामने है। देन मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान की कहानी समझाई और मैंने आपको बोला कि भैया ये है वो लिस्ट, आपको सभी के परमाणु द्रव्यमान 3-3 करके ही याद करने हैं, पर याद करने होंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। फिर हमने ये जाना। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों तक इसे जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ साथ आपको सेशन को, जिन भी बच्चों को अगर अभी तक इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, ताकि मेरी अदर क्लासेस की नोटिफिकेशन जो आने वाली है वो भी आपको मिल सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के केवल यूट्यूब पे ही आप क्लासेस नहीं ले सकते हो बेटा, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं।
ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के बेटा टॉप कोर्सेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब इसमें इंक्लूड है, शामिल है। और ई नोट्स और ई बुक की लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में आगे की कहानी के साथ। प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज देख लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से पूरी तरह से कनेक्टेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।